हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड के पाठ 14 को। पाठ 14 का नाम है प्रकाश। इस वीडियो में हम लोग इसके सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि कक्षा 6 विज्ञान भारती की सभी पाठों को क्रम से देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें से जा करके आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। या कक्षा 6 की हिंदी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल सब हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न अभ्यास को। पहला इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है बहुविकल्पीय है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटिए। इसमें दिया गया है क में, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, इसमें एक सही है जो कि सही चौथा ऑप्शन लगा दिया गया है। ठीक है, पारभासी। पहला क का क्या होगा? पारभासी। दूसरा प्रश्न है इसका, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती? बिंदु प्रकाश स्रोत, सूर्य, सभी प्रकाश स्रोत, उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका ख का पहला ऑप्शन होगा बिंदु प्रकाश स्रोत। ग नंबर इसका प्रश्न है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है, क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण। तो ये ग का तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, खंड चंद्र ग्रहण। अगला आपका है प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति से है, यानी जो खाली स्थान दिया गया है उसमें भरना है आपको। तो यहाँ पे मैंने भर भी दिया है, आपको बस केवल समझना है। सूर्य और तारे प्रकाश स्रोत हैं, जबकि जलती हुई मोमबत्ती और विद्युत बल्ब स्रोत हैं। यानी क्या है? सूर्य और तारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं, जबकि जलती हुई मोमबत्ती, विद्युत बल्ब मानव निर्मित स्रोत हैं। ठीक है। ख नंबर आपका है, दीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। यहाँ भरना था क्या आपको? दीप्त वस्तुएं क्या होता है? स्वयं अपने आप प्रकाश उत्पन्न करता है, जबकि वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। क्या? अदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। ग नंबर में दिया गया है, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है जब सूर्य और के मध्य आ जाता है। यहाँ पे खाली स्थान था जो कि यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। तो सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। तो ठीक है। घ नंबर आपका है, चंद्र ग्रहण की घटना के दिन होती है। चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होती है। अब तीसरा नंबर जो प्रश्न दिया गया है मिलान करने वाला है। ठीक है, यानी कि स्तंभ 1 और 2 है, स्तंभ क और ख समझ सकते हैं इसको यहाँ पे। तो देखिए, स्तंभ क में जो दिया गया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। दिया गया है इस तरह से, चंद्रमा अपारदर्शक, ये मिलान नहीं किया गया है, ये आपकी बुक में जो दिया गया है उसको पहले लिखा गया है ये वाला। ठीक है। उसके बाद इसका जो उत्तर होगा, यहाँ पे मिलान मैंने सही किया है, इसको देख लीजिए। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा अदीप्त। ठीक है। सूर्य क्या है? दीप्त। और आपका ये ईंट क्या है? अपारदर्शक। ट्रेसिंग पेपर पारभासी। साफ कांच पारदर्शक। ठीक है। अगला आपका है 4 नंबर प्रश्न, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? 2 प्राकृतिक तथा 2 मानव निर्मित प्रकाश स्रोतों के नाम लिखिए तथा उनकी विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे कि प्रकाश स्रोत क्या है और 2 बताना है निर्मित और 2 प्राकृतिक। ठीक है। तो जिन साधनों के, इसको क्या लिखेंगे आप लोग? जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, यानी जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? जैसे सूर्य, तारे। ठीक है। जिन प्रकाश स्रोतों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है उन्हें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जो मानव उसको बनाता है उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे लालटेन, विद्युत बल्ब, ये सब क्या है? मानव बनाया है ये सब। अगला 5 नंबर प्रश्न है, अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं को छांटकर लिखें। तो दीप्त मतलब जो कि
अपने से स्वयं प्रकाश देता है। अदीप्त मतलब जो प्रकाश नहीं देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मोमबत्ती, सूर्य, तारे, लैंप, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL इत्यादि। अदीप्त वस्तुएं क्या होता है? मेज, कुर्सी, पुस्तक, दर्पण, चंद्रमा इत्यादि। ये सब क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं। और दीप्त वस्तुएं समझ गए आप लोग। 6 नंबर आपका यह प्रश्न दिया गया है, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी वस्तुओं की परिभाषा लिखिए। अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। मतलब इसमें क्या करना है, 2 प्रश्न पूछ दिया है। पहले तो परिभाषा लिखना है और उसमें कुछ उसके एग्जाम्पल देना है, उदाहरण दे देना है आपको। तो आइए क्रम से देखते हैं पारदर्शी क्या होता है, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे स्वच्छ कांच, ग्लिसरीन, यानी कि जो प्रकाश होता है कोई वस्तु हो उसके आर पार निकल जाएगा, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी, मतलब पार हो जाए। और पारभासी मतलब उसको आभास होता है पार के केवल, तो इसको क्या कहते हैं? इसको परिभाषा कैसे लिखेंगे आप लोग? ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग बाहर निकलता है उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। पारभासी मतलब आभास होता है केवल प्रकाश का। जैसे घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज, ये क्या है? पारभासी है। अपारदर्शी, अपारदर्शी क्या होता है? मतलब जो कोई आर पार ही ना हो। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे दफ्ती का टुकड़ा, दर्पण, लकड़ी का टुकड़ा आदि। इसमें क्या होगा? प्रकाश अगर आप देंगे तो आगे नहीं जाएगा, आर पार नहीं जाएगा, वो रोक लेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है किसी प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश किरणें सरल रेखा में गति करती है। इसको आपको सिद्ध करना है, बताना है और कैसे एक्सपेरिमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके बुक में दिया था फिगर, उसमें से लिया गया है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ये प्रयोग दिखाया गया है यहाँ पे। जैसे कि आप इसको प्रयोग लिखना चाहिए, दिया है ना कि प्रकाश गति करती है और लिखना है इसको आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ क्या करना है। इसमें आपको 3 दख्ती लेना है, यहाँ पे दख्ती लिया है 3 दख्ती, और इसको एक साथ पे इस तरह से इस पर से एक ही पर रख करके और कहीं बीच में होल कर देना है, ठीक है। और एक मेज पर के, मेज को टेबल है आपका, वहाँ पे इसको मिट्टी के सहारे खड़ा किया है, ये वाला खड़ा किया गया है। और यहाँ पे इधर में मोमबत्ती एक जला करके रख देना है यहाँ पे, और यहाँ से देखना है इस किनारे से, इस होल में देखेंगे आप लोग तो इसमें क्या होगा, दिखाई देगा ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, थोड़ा मोमबत्ती को इधर उधर हटाएंगे। मान लीजिए मोमबत्ती पहले यहाँ जल रहा था मेरा, अब इसको थोड़ा इधर कर देंगे, यहाँ जल मतलब करेंगे थोड़ा हाथ से, तो ये प्रकाश देखेंगे तो इधर नहीं दिखाई देगा आपको। तो इससे सीधे चलता है कि आपका प्रकाश जो किरणें हैं वो सरल रेखा में गति करती है। तो यही को, इस प्रयोग को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं और इसको आप रटना नहीं है, इसको समझ करके आप इसको लिख सकते हैं। कोई ज़रूर नहीं है कि इसको लाइन बाय लाइन लिखेंगे तभी आपका सही होगा। एक्सपेरिमेंट को जो आपका जो ये प्रयोग है आपको समझ गए, उसके अनुसार अपने से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इस प्रयोग को करने के लिए हम समान की आकार, मतलब कि हम समान आकार की, मतलब एक समान आकार के 3 आयताकार दफ्ती का टुकड़ा और एक मोमबत्ती लेंगे, ठीक है। वस्तु हो गया। उसके बाद लिख देंगे दफ्ती के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनके बीच में एक ही जगह पर छेद करेंगे तथा इन्हें गीली मिट्टी की सहायता से मेज पर इस प्रकार खड़ा करेंगे कि तीनों टुकड़ों में बना छेद एक सरल रेखा में हो। अब हम मोमबत्ती को जलाकर मेज पर इस तरह रखेंगे कि प्रथम टुकड़े के सामने हो और मोमबत्ती की लौ छिद्रों के सामने हो। अब अंतिम दफ्ती के टुकड़ों के सामने नेत्र द्वारा मोमबत्ती की लौ को देखेंगे। इसमें आपको मोमबत्ती की लौ दिखाई पड़ती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया अभी, और वही चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब हम मोमबत्ती को थोड़ा दाएं या बाएं की तरफ हटाएंगे और अंतिम दफ्ती से देखेंगे तो अब हमें मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देगी। जब इधर उधर करेंगे तो कहाँ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रयोग से पता चलता है कि प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में गति करती है। और इसका 8वां नंबर प्रश्न है। 8 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, छाया, प्रछाया तथा उपछाया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो छाया क्या होता है, प्रछाया, उपछाया क्या होता है, इसको
समझाना है आपको और प्रयोग इनमें कर करके अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है तब यह छाया एक समान काली नहीं होती है। इस छाया में दो भाग होते हैं। छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है, वह प्रछाया कहलाता है। छाया के चारों ओर का कम काला भाग उपछाया कहलाता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा हम समझेंगे छाया क्या होता है, प्रछाया एवं उपछाया बनने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो इसमें क्या क्या लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पे बुक में दिया गया है, आपको इसको भी समझ सकते हैं। आइए इसको समझते हैं। क्रियाकलाप, सबसे पहले क्या करना है, एक टार्च, काला कागज तथा एक छोटी गेंद लेना है। और इसमें दिया गया है कि काले, पहले इसको समझ लेना है, इसको रट करके आंसर नहीं लिखना होता है इसका। इसको आप समझ लेंगे तो आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, काले कागज में एक छोटा छेद करके टार्च के कांच से चिपका दीजिए। टार्च को जलाकर कमरे की दीवार की ओर लाइए। अब क्या देखते हैं कि गोलाकार आकृति में दीवार का कुछ भाग प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब यहाँ पे है इसका, जैसे जो टार्च हम लोग बारते हैं ये वाला, तो इसके जो आगे का शीशा होता है, कांच बोलते हैं उसको, उस पर बोला है कि एक यहाँ पे क्या करना है, कागज़ चिपका देना है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ कागज़ छोटा टार्च मतलब चिपका देते हैं किनारे किनारे खोल करके, और टार्च को जलाएंगे, दीवार पर लाएंगे, यहाँ पे बारेंगे इस तरह से, यहाँ पे जो, तो केवल कुछ ही भाग प्रकाशित होता है। अब उसके बाद अगला काम क्या करना है आपको कि अब जलती हुई टार्च के सामने कुछ दूरी पर गेंद रखिए। क्या देखते हैं, दीवार पर प्रकाशित भाग के स्थान पर गोलाकार आकृति दिखाई देती है। गोलाकार अंधेरी आकृति गेंद द्वारा प्रकाश की किरणों को रोक लेने के कारण बनती है। ठीक है, अंधेरी आकृति क्या होती है, गेंद द्वारा प्रकाश की किरणों को रोक लेने के कारण बनती है। गोलाकार आकृति, गोलाकार अंधेरी आकृति गेंद की छाया कहते हैं। ठीक है, इसे चित्र 14.4 से प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ पे कि टार्च, ये इसमें देखिए जो दिया गया है ये वाला, ये कागज़ इसमें चिपका गया तब की बात हो रही। ठीक है, जब ये कागज़ चिपका गया ये वाला, पहले तो हम लोग टार्च के कांच पे कागज़ चिपका करके दीवार पे बारे थे, तो दीवार पे कुछ ही भाग प्रकाशित हो रहा था। अब उसके बाद क्या किया है कि फिर यहाँ पे ये बॉल को रख देंगे हम लोग, फिर बार रहे हैं तो केवल यहाँ पे इसका काला बन रहा है, परछाई बन रहा है, छाया बन रहा है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे कि टार्च के कांच से काले कांच को हटाकर पुनः, मतलब जो कागज़ हटाए थे इसके फिगर पे कांच पे, उसको हटा देंगे और टार्च को फिर जलाएंगे तथा उतनी ही दूरी पर गेंद रखेंगे। तो क्या देखते हैं, दीवार पर गोल आकृति का अंधेरा स्थान और उसके चारों ओर धुंधले प्रकाश से चौड़ा प्रकाशित छल्ला दिखाई पड़ता है, जैसे कि चित्र 14.5 में दर्शाया गया है। जैसे इसमें इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये फिगर की बात किया जा रहा है। अब ये जो टार्च जला रहे हैं हम लोग, तो इस टार्च के जो कागज़ चिपकाए थे उसको हटा दिए हैं। ठीक है, टार्च हटा दिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस गेंद पे लाइट प्रकाश दे रहे हैं। तो ये जो प्रकाश दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो काला इसका बन रहा है, परछाई छाया बन रहा है यहाँ पे, और लेकिन बगल में देख रहे हैं यहाँ पर हल्का हल्का धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ये जो होता है धुंधला वाला, ठीक है, यहाँ पर जब टार्च हटा देंगे यहाँ पे जो कागज़, तो ये धुंधला जो आ रहा है इसी को बोलते हैं उपछाया, और जो ज़्यादा काला वाला होता है इसको बोलते हैं प्रछाया। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि दीवार पर गोल आकृति का अंधेरा स्थान और उसके चारों ओर धुंधले प्रकाश से प्रकाशित चौड़ा छल्ला दिखाई देता है। अंधेरे गोल आकृति को क्या कहते हैं, प्रछाया, और धुंधले गोल छल्ले को उपछाया कहते हैं, जो कि आपके बुक में भी वो नाम दिया गया है। ये देखेंगे, ये काला तो है यहाँ पे, इसके बगल में ये वाला धुंधला दिखाई दे रहा है, इसको उपछाया बोलते हैं। जो ज़्यादा काला होता है इसको प्रछाया बोलते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन है इसका कि सूर्य ग्रहण कब और चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगता है, चित्र खींचकर समझाइए। तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण दिया है। ठीक है, चित्र यहाँ पे बुक में दिया गया है, इसको बना सकते हैं। अब देखना है, लिखना है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। ठीक है, तो पृथ्वी तथा चंद्रमा द्वारा चक्कर लगाते लगाते एक ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि चंद्रमा
सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, यानी कि चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने से क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और पृथ्वी के कुछ हिस्सों में सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा तो अमावस्या के दिन लगेगा। कोई ज़रूर नहीं है कि हम हमेशा अमावस्या के दिन लगे ही लगे, कभी अमावस्या को नहीं लगता है, लेकिन जब भी लगेगा अमावस्या के दिन ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बस इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, यानी कि जब ये जो चंद्रमा होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। और इसको डिटेल में आप इसको अच्छे से लिख देंगे, पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। चंद्र ग्रहण के बारे में समझ लेते हैं। चंद्र ग्रहण का भी आपको फिगर दिया गया है बुक में, इसको समझ सकते हैं, लिख करके बना सकते हैं आप। उसको कॉन्सेप्ट क्या है इसका लिखने के लिए, चंद्रमा तथा पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते जब एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाए। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाता है। पृथ्वी क्या होता है, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाता है, तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। चंद्र ग्रहण जब भी लगता है वो कब लगता है, पूर्णिमा के दिन ही लगता है। कोई ज़रूर नहीं है कि हमेशा पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगे ही, लेकिन जब लगेगा तो पूर्णिमा को ही लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।